जीएसटी के लिए सरकारी बैंकों को हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी की तैयारियों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी की आज सरकारी बैंकों के साथ बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ सरकारी बैंकों को हर राज्य में जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। टेलीकॉम कंपनियों में एनपीए के खतरे को लेकर आज टेलीकॉम कंपनियों और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए। आज की इस बैठक में रिलायंस जियो, टाटा टेली, एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपना पक्ष रखा। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कंपनियों को बेल आउट पैकेज देने का विरोध किया। रिलायंस जियो ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं। रिलायंस जियो ने यह भी कहा कि टेलीकॉम कंपनियां नई टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। जियो ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फंड जुटाने के लिए या तो हिस्सेदारी बेचनी चाहिए या फिर कंपनी के अंदर से ही फंड जुटाकर नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहिए। जियो के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को 1,25,000 करोड़ रुपए निवेश करने और कर्ज चुकाने की जरूरत है। सरकारी बैंकों के एनपीए को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई उन एनपीएस की लिस्ट बनाने के अंतिम चरण में है जिनमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों के मर्जर को लेकर भी तेजी से काम कर रही है। जेटली ने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ में तेजी लाना और तेजी से एनपीए की समस्या को सुलझाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बैंकिंग एक्ट में बदलाव के बाद वित्त मंत्री के साथ बैंक प्रमुखों की ये पहली बैठक थी। The RBI is at a fairly advanced stage of preparing a list of those debtors where a resolution is required through the IBC process. And you will shortly be hearing about it. टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलाव के बाद अब एटीएम बनाने वाली मशीनों की चुनौती बढ़ रही है। कंपनियां टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से निपटने के लिए एटीएम मशीनों को ज्यादा सुविधाओं से लैस कर रही है। एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन एक ऐसी मशीन का ट्रायल कर रही है जिसके बाद ग्राहकों को ज्यादातर चीजों के लिए ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं होगी। जी मीडिया संवाददाता सिल्की सिंह ने जायजा लिया एनसीआर कॉर्पोरेशन के एक ऐसे ही नए जमाने के एटीएम का। एटीएम्स का बहुत जल्द ही रेवोल्यूशन होने वाला है और एक अलग तरह की बैंक ब्रांच की तरह एटीएम फंक्शन करेगा। वो किस तरह से, इसे बताएंगे एनसीआर सॉल्यूशंस के मिस्टर मनीष मिश्रा। मिस्टर मनीष, हमें बताइए कि किस तरह से एनसीआर की जो सॉल्यूशन आज लॉन्च हुई है उसमें एटीएम्स को एक फुल बैंक ब्रांच के तौर पर फंक्शन कराया जाएगा और जैसा आपने कॉन्सेप्ट लाया है कि बैंक इन अ बॉक्स फॉर्मेट, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। जी, ये एप्रा इंटरेक्टिव टेलर मशीन जो है, यहाँ पे आप ब्रांच में जितने भी फंक्शंस होते हैं सब कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं जो कि एक टेलर जो रहेगा उसको वेरीफाई कर सकता है ऑनलाइन। यहाँ से आप स्टेटमेंट जो है अपना प्रिंट आउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना कुछ भी डिपॉजिट करना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसको एक एनवेलप में डाल के डिपॉजिट कर सकते हैं। ये पूरी मशीन जो है मोस्टली 90% ऑफ द ब्रांच ऑपरेशंस करती है। इन केस अगर आपको नहीं लगता है कोई आपकी बात सुने तो आप ये टेलीफोन से बात कर सकते हैं एक टेलर जो कि ऑनलाइन अवेलेबल रहता है 365 डेज। तो ये एक एग्जीक्यूटिव की तरह एक टेलर भी यहाँ पे मौजूद रहेगा जो आपको असिस्ट करेगा, राइट? जो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो किसी कॉल सेंटर पे या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एटीएम्स जो है वो अब नेक्स्ट जनरेशन की एटीएम्स में तब्दील होगा और एक पूरा जो बैंकिंग फंक्शन होता है जिसमें कैश विड्रॉवल, डिपॉजिट, आपके जो पासबुक के अपडेट्स होते हैं, वो तमाम बैंकिंग फंक्शंस को अब एटीएम मशीन कर पाएगी। बहुत जल्द ही इसे एनसीआर सॉल्यूशंस के ज़रिए एटीएम्स को तब्दील किया जाएगा एक सेकेंड जनरेशन एटीएम में और जल्द ही इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो बैंकों के कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम आएंगे और उसके बाद दूसरा, ये मशीन्स जो हैं, ये एटीएम मशीन्स 24/7 फंक्शनल रहेगी। इससे कंज्यूमर्स को इस तरह से फ़ायदा होगा कि अब आपको लिमिटेड टाइम के लिए या एक टाइम बाउंड के लिए केवल ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी एटीएम में जाकर ये सारे बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकेंगे। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।
और महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल खत्म होने के बाद उनके वित्त मंत्री सुधीर मुंगेटीवार से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने। महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे साथ है। सर, आपने किसानों का कर्जा माफ़ करने का तो डिसीजन लिया है, लेकिन इतने पैसे सरकार के पास है क्या? क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा कर्जा महाराष्ट्र के सिर पर इसके पहले ही है। इससे आप कैसे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? देखो, 3 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो कोई हमारे सरकार का नहीं, विरासत में हमको मिला है। मगर ये बात सही है कि 2 वर्ष में जो ऋणभार होता है वो कम करने की हमने कोशिश की। हमारे जीएसडीपी की तुलना में अभी कर्ज का जो हिसाब है वो कम हो गया है। जो 17.7% था वो 15.5% हो गया, और राज्य की जो हैसियत है वो 22.7% हम जीएसडीपी से कर्जा उठा सकते हैं। तो हमारे पास वैसा स्कोप कर्ज उठाने का है। मगर हमने कर्ज उठाने के बजाय हमने खर्चों में कटौती करना, जो वॉरेन बुफे कहते थे कि बचत यही हमारा इनकम होता है, तो हमने ये कोशिश की। पिछले वर्ष 62 ऐसी कमोडिटीज़ वस्तुएं थी कि जो हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में डाल दी है। अभी कर्ज मुक्ति के समय किसानों को मदद करने की भावना है, क्योंकि जो किसान भाई जो भूमाता की सेवा करता है, जिसे हम अन्नदाता सुखी भव कहते हैं, उसकी कर्ज मुक्ति के बारे में आज नहीं, एक 10-11 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें कर्ज मुक्ति देनी है, कैसी देना है, कब देना है और उसका तरीका क्या होगा, इस बारे में अभ्यास चालू है। अभी समिति बनी है, वो समिति इस पे तय करेगी कि कर्ज मुक्ति देनी चाहिए तो उसमें व्याप्ति क्या होगी, उसकी व्याख्या क्या होगी। किसान, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो सही किसान है, जिसका एकमात्र व्यवसाय ही कृषि है, उसके परिवार का पालन पोषण और उपजीविका सिर्फ खेती पे होती है, ऐसा अगर होता है कि कोई किसान है और उसका बेटा कलेक्टर है, तो क्या हम उसको कर्ज मुक्ति देंगे क्या?